हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एथिक्स यूपीएससी मास्टर क्लास। तो आज हम लोगों की जो होगी वो क्लास नंबर 1 होने वाली है। इस सीरीज का बेसिकली जो एम है ना, वो है कि किस तरीके से आप लोग यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2026 और उसके बियॉन्ड जब भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें कैसे आप लोग 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली इथिक्स जीएस पेपर 4 में। और इस लेक्चर को देखने के बाद एक बात मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं और भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी। ऑलमोस्ट 44 लेक्चर मैं डालूंगा, इसके 44 लेक्चर। 44 लेक्चर में केस स्टडीज सारी आपकी डिस्कस होंगी, सारी थ्योरी डिस्कस होगी और सारे की कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने इन लेक्चर के माध्यम से करंट अफेयर को भी मल्टीपल सोर्सेज से इंटीग्रेट किया है, कंबाइन किया है। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से पूरा देखेंगे कंप्लीट, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक बात की आप गारंटी लिख लीजिए कि 120 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि वीडियो पूरा आपने देखा हो। अगर 1 घंटे का वीडियो है तो 1 घंटे आप पूरा देखें, 1.5 घंटे का वीडियो है तो 1.5 घंटा पूरा देखें, फिर आप कितने मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें थ्योरी, रिसेंट एग्जाम्पल, कमेटिक रिकमेंडेशन, हर चीज़ इस वीडियो में आपको आज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे हम लोग वीडियो की। और सबसे पहले जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या रहने वाले हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये बार बार मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अब फिर मैं पूरा फोकस यहाँ रखूँगा। तो व्हाट इज इथिक्स, वाई इथिक्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इथिक्स, इन 3 टॉपिक को हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं। बस एक बार मैं देख लूँ जरा सेटिंग प्रॉपरली आ रही है, वॉइस वगैरह, और उसमें सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। बस 1 मिनट, चल करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इथिक्स बेसिकली ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, और जिस ग्रीक वर्ड से इथिक्स ड्राइव्ड हुआ है ना, उसका मतलब है इथिकोस। इथिकोस का मतलब होता है अराइजिंग आउट ऑफ हैबिट। तो इथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथिकोस, और इथिकोस का मतलब होता है अराइजिंग आउट ऑफ हैबिट। और कोई भी हैबिट एक दिन में आपकी बन नहीं जाती, इट टेक्स सो मच लॉन्ग टाइम, बहुत एक लंबा टाइम लगता है जब जाकर आपकी वो हैबिट बनती है। और धीरे धीरे वो हैबिट कहीं ना कहीं कैरेक्टर एंड कंडक्ट का पार्ट ले लेती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैरेक्टर एंड कंडक्ट वी कैन डिटरमाइन वेदर माई एक्शन इज इथिकल और माई एक्शन इज अनइथिकल। And when this habit form, then on the basis of that habit I can determine the attitude of person, and that attitude will determine altitude of person, कि किस हाइट तक वो लाइफ में जा रहा है। एटीट्यूड आपको डिटरमाइन करता है एल्टीट्यूड। ये बात किसने बोली है? महात्मा गांधी। तो इस कोट को भी आप लोग लिख सकते हैं कि एटीट्यूड डिटरमाइन एल्टीट्यूड, महात्मा गांधी का कोट। जब एटीट्यूड आपका एक एल्टीट्यूड को डिटरमाइन करेगा, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने फ्रीडम इंडिपेंडेंस देश को आज़ाद कराया, एपीजे अब्दुल कलाम ने किस तरीके से प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उस तक वो पहुँचे, एक लंबे समय का स्ट्रगल रहा। बट एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिलेगा, और एटीट्यूड अगर आपका नेगेटिव है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स? नेगेटिव मिलेगा। तो इथिक्स, अभी तक मैंने बस इतनी सी बात आपको बताई है। इथिक्स एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, उस ग्रीक वर्ड का मतलब इथिकोस है। इथिकोस का मतलब होता है अराइजिंग आउट ऑफ हैबिट, और वो हैबिट धीरे धीरे कैरेक्टर एंड कंडक्ट का पार्ट बन जाती है और एटीट्यूड का एक शेप ले लेती है, क्योंकि एटीट्यूड डिटरमाइन करता है बिहेवियर। एटीट्यूड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ बिहेवियर, या हम ऐसा कहें कि बिहेवियर इज रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड, एक ही बात है। अब चाइल्ड इज लाइक अ क्ले, जो चाइल्ड है वो किसकी तरह है? एक क्ले की तरह है। अब उस क्ले को किस तरीके का, जो घड़ा है आपका मिट्टी का, उसको किस तरीके का आप शेप देंगे, वैसे ही डिटरमाइन कर पाएंगे कि आगे चलकर वो व्यक्ति इथिकल रहेगा या अनइथिकल रहेगा। तो जो भी फैमिली से हम लोग वैल्यू अडॉप्ट करते हैं, सोसाइटी से जो वैल्यू अडॉप्ट करते हैं, अगर हम जो वैल्यू अडॉप्ट करते हैं कहाँ से?
स्कूल से, वही कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड में रिफ्लेक्शन होता है, वही हमारी हैबिट बन जाती है, वही कहीं ना कहीं कैरेक्टर एंड कंडक्ट का पार्ट बन जाती है। जैसे अगर आप फैमिली में देयर इज थिंक कि डोमेस्टिक वायलेंस इज प्रेवलेंट इन द फैमिली, हेट स्पीच प्रेवलेंट, हम लोग जो है कास्ट के बेसिस पर, रेसिज्म के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रेस के बेसिस पर वो काला है वो गोरा है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में हम लोग जो भेदभाव अगर करते हैं, अनटचेबिलिटी को अगर हम लोग प्रमोट करते हैं, ये सारी वैल्यू अगर फैमिली में प्रमोट हो रही हैं, बैक बाइटिंग अगर फैमिली में प्रमोट हो रही है, तो धीरे धीरे चिल्ड्रन जो है सारी वैल्यू को अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर लेगा और आगे चलकर वो अनइथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा। बट अगर फैमिली में अगर वो देख रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर दिया जा रहा है, ट्रुथफुलनेस को प्रमोट किया जा रहा है, इथिकल बिहेवियर को प्रमोट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर अडॉप्ट किया जा रहा है, सेल्फलेसनेस के एटीट्यूड को प्रिजर्व किया जा रहा है, सिंपैथी इम्पैथी को प्रिजर्व किया जा रहा है, तो डेफिनेटली चिल्ड्रन का बिहेवियर भी कहीं ना कहीं उस टाइप का बन जाएगा, उसका एक एटीट्यूड जो है पॉजिटिव बन जाएगा। तो चाइल्ड क्ले की तरह होता है, जिस तरीके से आप उसको मोल्ड करना चाहें उस डायरेक्शन में वो मोल्ड हो जाएगा और इथिकल या अनइथिकल बिहेवियर उसका बन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, और हैबिट पार्ट ले लेगी कैरेक्टर एंड कंडक्ट का। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी, क्रिस्टल क्लियर, कोई भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा इथिक्स है, ये इथिक्स के लिए कुछ तो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड होंगे, क्योंकि इथिक्स हमारा बेस्ड है यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर, या हम कह सकते हैं एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड पर। तो कुछ ना कुछ सर्टेन सेट ऑफ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हैं जिन पर हमारा इथिक्स बेस्ड है। बट ये डिस्कस करने के पहले कि इथिक्स किन किन सर्टेन एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं वो किस तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं इथिकल बिहेवियर से। तो जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं तो इंडिया में अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन हैं, सबका अपना एक बिलीफ सिस्टम्स है, सबका एक अलग अलग कल्चर है। जैसे नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ में वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, साउथ में नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, क्योंकि साउथ का टेम्परेचर उस तरीके की डिमांड करता है। साथ ही साथ डांस, ड्रामा, फोक म्यूजिक, लैंग्वेज, लिटरेचर, डायलेक्ट सब कुछ अलग है नॉर्थ का। साउथ के डांस, ड्रामा, फोक म्यूजिक, लैंग्वेज, लिटरेचर अलग है। नॉर्थ में आप जाएंगे तो आपको खड़ी भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि भाई माँ तू क्या कर रही है, तो इट्स आउट ऑफ लव, लव मतलब जो प्यार कर रहे हैं माँ से, उसके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ तू की भाषा भी प्यारी भाषा है, हरियाणा में, पंजाब बेल्ट में। उसी प्रकार वहाँ का डांस, ड्रामा, फोक म्यूजिक अलग है। साउथ में जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल, उनकी भाषा अलग है। नॉर्थ ईस्ट में अगर मुझे एंट्री चाहिए तो इनर लाइन परमिट मुझे लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, क्योंकि उनका डांस, ड्रामा, फोक म्यूजिक अलग है, ग्रुप डांस वो करते हैं। तो सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी का रिलीजन सब कुछ अलग है। अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट किया जाता है। लिव इन रिलेशनशिप यानी मैरिज के पहले दो कपल नहीं कहना चाहिए उनको, कपल है तो वो साथ रह सकते हैं। बट इंडिया की सोसाइटी आज भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को आज भी अच्छा नहीं देखा जाता है। तो ये तो हो गई सोसाइटी की बात कि सोसाइटी में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी की नॉर्म्स, सोसाइटी की कल्चर, सोसाइटी का रिलीजन। अमेरिका में कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अच्छी नहीं हो सकती। जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पुलिस डंडा लेकर भगा देती थी पार्क से, बट वैसा अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में अगर कपल साथ बैठा है या बिफोर मैरिज भी एक लड़का लड़के साथ बैठा है तो उसको प्रेज किया जाएगा, दे विल क्लैप लाइक एनीथिंग, राइट। तो लव, इमोशन, अफेक्शन, इनको जो है प्रमोट किया जाता है। बट इंडिया की जो सोसाइटी है वो उस तरीके की नहीं है, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी है। उसका बिलीफ है कि भाई आज तो फिर भी पहले से बहुत कुछ बदल गया है, वेस्टर्नाइजेशन को भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, बट फिर भी एंटी रोमियो स्क्वाड का लगातार चलाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर कपल साथ बैठा है तो फिर भगा दिए जाते हैं गार्डन से। तो अभी सोसाइटी की जो रैशनल थिंकिंग है उस लेवल की नहीं आई। तो कोई सी चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ बुरी है, वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर कर सकता है। अमेरिकन कल्चर कुछ अलग हो सकता है, इंडिया कल्चर कुछ अलग हो सकता है। इंडिया में जो वुमेन साड़ी पहनती वो अलग है, बट वेस्टर्न कल्चर आप देखेंगे तो वहाँ पर जीन्स का फैशन है, क्लॉथ का अलग ही फैशन है, राइट। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज़ सही हो सकती है या गलत हो सकती है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, बट इथिक्स हमारा जो है दैट इज फॉलो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। इथिक्स को आप ऐसा नहीं कह सकते फ्रेंड्स कि इंडिया का इथिक्स अलग है और अमेरिका का इथिक्स अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इथिक्स फॉलो करता है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। वो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड
वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल अगर कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है इथिकल पर्सन है। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं वो सेट ऑफ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड एक एक करके मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो भी कुछ नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं। बस एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, वीडियो रोके ना मेरा इसलिए। ठीक है, अब बात यहाँ पर हम लोग करते हैं कि कौन कौन से वो सर्टेन सेट ऑफ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हैं, कौन कौन से वो सर्टेन सेट ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति इथिकल है या अनइथिकल है। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इथिकल पर्सन होगा ना तो कुछ सर्टेन सेट है प्रिंसिपल वो फॉलो करेगा। जैसे सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस मेन एम है हमारी लाइफ का। सेल्फलेसनेस प्रमोट किया जाता है वेदास के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने भी इसकी बात करी है कि हमारी लाइफ का जो एम होना चाहिए वो सेल्फलेसनेस होना चाहिए, कि हमको जो है सेल्फलेसनेस को प्रमोट करना है। हमारा जो बिहेवियर है, हम किसी की अगर मदद भी करते हैं तो उसमें अपना सेल्फ सेंट्रिक हम लोग ना खोजें, एक स्वार्थ की भावना ना खोजें, निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना हमको डेवलप करना है। वो अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है इथिकल पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल वेदास में ये बात की गई है सेल्फलेसनेस की, और स्वामी विवेकानंद ने भी बात की। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग क्या देंगे? दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पर ट्रुथफुलनेस का। ट्रुथफुलनेस के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने किस तरीके से ट्रुथ के बेसिस पर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया, नॉन वायलेंस को उन्होंने जो है प्रमोट किया, कभी भी वायलेंट मेजर नहीं लिया देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ट्रुथफुल अगर आप हैं अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है इथिकल पर्सन है। तो एग्जाम्पल हम देंगे महात्मा गांधी जी का। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे कि जो पर्सन है वेदर दैट पर्सन हैव सिंपैथेटिक और कंपैशन बिहेवियर और नॉट। तो कंपैशन तीसरा आप नोट करेंगे, मेरे साथ साथ नोट करते चलो, ठीक है। कंपैशन का मतलब होता है एक मर्सी आपके पास है या नहीं, आपके एटीट्यूड में मर्सी है या नहीं, आप दया का भाव रखते हैं या नहीं रखते। और कंपैशन के लिए जो बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल होता है ना वो है आपका कैलाश सत्यार्थी जी का। कैलाश सत्यार्थी जी ने किस तरीके से बचपन बचाओ आंदोलन की मदद से लाखों जो बच्चे थे उनको बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया। उनका जो फंडामेंटल राइट था बच्चों का अंडर आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, उससे किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट किया। कई इंडस्ट्री में जो बच्चे थे लेस देन 14 ईयर जो काम कर रहे थे उनको वहाँ से मुक्त कराया। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल हम कंपैशन में दे सकते हैं। आउट ऑफ लव अफेक्शन, चिल्ड्रन के लिए क्या लव था, क्या अफेक्शन था, कितने सारे काम उन्होंने करे। तो दोनों ही एग्जाम्पल फिट बैठते हैं कंपैशन के लिए। अगर आप कंपैशन शो कर रहे हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो इथिकल बिहेवियर है। तो दो एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे हम। फिर चौथा होता है आपका सिंपैथी, कि आप एक सिंपैथेटिक बिहेवियर है आपके पास या नहीं है। कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रॉब्लम में है
तो आप एक सिंपैथी रखते हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं, उसकी खिल्ली आप उड़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो सिंपैथी का मतलब होता है एक सद्भावना होना, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना, और वो व्यक्ति जो कुछ भी फेस कर रहा है आपके अंदर एक दर्द दुख होना उसके लिए, एक सिंपैथी होना कि यार वो व्यक्ति ऐसा क्यों फेस कर रहा है। लेट सपोज कि किसी को कोई डिसीज हो गई, ठीक है, हार्श डिसीज, तो आपका एक सिंपैथी है कि इसको डिसीज नहीं होना चाहिए था। तो सिंपैथी और एक अभी मैं बताऊंगा एम्पैथी, ये दोनों इथिकल बिहेवियर से एसोसिएटेड है। अगर आप सिंपैथी एम्पैथी रखते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो एक इथिकल बिहेवियर है। तो सिंपैथी, सिंपैथी में आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं किसी का भी। सिंपैथी जो सिंपैथेटिक एक एटीट्यूड हो सकता है वो किसका हो सकता है? तो सिंपैथेटिक एटीट्यूड किसी का भी हो सकता है, आपके रिलेटिव अगर वेल विशर हैं आपके तो उनका भी एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड हो सकता है। सोसाइटी के हिसाब से कई हमारे जो वेल विशर लोग हैं उनका एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड हो सकता है। फिर अगला है एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि एम्पैथी का मतलब होता है कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति अगर किसी भी दुख दर्द में है, या लेट सपोज कि किसी घर चोरी हो गई है, अब वो पुलिस स्टेशन आया है FIR लिखवाने, तो जो पुलिस ऑफिसर वहाँ बैठा है FIR लिखने, एक हो सकता है कि वो ना लिखे FIR, दूसरा पुलिस ऑफिसर ऐसा हो सकता है कि वो FIR लिखेगा और वो 1 मिनट के लिए अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रख कर देखेगा। तो एम्पैथी यही है कि 1 मिनट के लिए हम अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रख कर देखें कि अगर मेरे घर में चोरी हुई होती तो मैं कैसा फील कर रहा होता, इस व्यक्ति की जगह अगर मैं होता तो क्या फीलिंग मेरी होती, कितने टेंशन में मैं रहता। तो वही है एम्पैथी कि सामने वाले की सिचुएशन में अपने आप को रखना, दैट इज एम्पैथी। तो एम्पैथेटिक अगर आपका बिहेवियर है तो डेफिनेटली। अगला आप ले सकते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है ऑनेस्ट बिहेवियर अगर आपका है तो डेफिनेटली आप एथिकल पर्सन हैं। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जब हमको कोई नहीं देख रहा, नोबडी इज वॉचिंग यू, तब भी आप जो है हाईएस्ट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड इथिकल बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? लेट सपोज कि आपको एक नोटों से भरा बैग मिल गया, अब आपको कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको तो अचानक मिल गया, किसी का छूट गया, लेट सपोज रेलवे स्टेशन पर या रेलवे ट्रैक पर आप ऐसे घूम रहे थे, आपको मिल गया, अब आपको कोई नहीं दिख रहा है और आपका मन ये भी कर सकता है ग्रीडीनेस के लिए कि भाई मैं तो इसको इस पैसे से अपना कुछ अच्छा खरीद लूँ। और एक ये भी हो सकता है कि आप जाकर रेलवे स्टेशन का जो भी हेड मास्टर है, जो स्टेशन मास्टर है, उसको आप वो बैग लौटा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो बैग लौटा दिया तो डेफिनेटली आपके पास क्या है? इंटीग्रिटी है। क्योंकि जब कोई भी नहीं देख रहा है, वो ऊपर हालत तो देख रहा है, बट जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है उसके बाद भी आप जो है एक हाईएस्ट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज द इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी को आप फॉलो करते हैं, ऑनेस्टी को आप फॉलो करते हैं, सो डेफिनेटली तब भी हम कह सकते हैं कि आप जो है एक इथिकल पर्सन है। आप लिख सकते हैं इंटीग्रिटी के सामने नोबडी इज वॉचिंग देन आल्सो यू आर शोइंग बिहेवियर, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट होगा आपका सर्विट्यूड का। अब एक बार आप पूरा अच्छे से इसको लिख लो, मैं पूरा रब कर दूंगा, ये टॉपिक्स लिख लो पहले तो आप लोग, क्योंकि सर्विट्यूड में मुझे अलग अलग एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेट्स के आपको देना है, समझाना है उस तरीके से। तो एक बार आप पूरा ये नोट कर लो, मैं साइड भी हो जाता हूँ। ठीक है, पहला टॉपिक व्हाट इज एथिक्स, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। वाई एथिक्स, उस पर भी हम आएंगे, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स, उस पर भी हम लोग आएंगे। बट अभी आप एक 5 एग्जाम्पल नोट करो और सर्विट्यूड इसमें एक ऐड कर लेना। उस सर्विट्यूड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक एक एग्जाम्पल मैं जो है ब्यूरोक्रेट्स का आपको दूंगा और आपको नोट करना। देखिए हमारा एम है इस सीरीज का कि 120 प्लस मार्क्स एनी हाउ आपके आएँ, और उसके लिए आपको कहीं से भी कोचिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, एकदम फ्री कोचिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए चल रहा है, और 3 अटैम्प्ट भी मेरे पास भी मुझे भी देना है। कुछ मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रहा है, वो सारी बातें मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 2024 में मेरा स्कोर 72 मार्क्स था जब कट ऑफ 86 था। 2023 में जब टफेस्ट पेपर था तब मेरा स्कोर जीएस में 61 था जब कट ऑफ 74 था। ठीक है, बट ये जर्नी है, अभी हम आगे देखेंगे, 3 अटैम्प्ट हैं, बट टीचिंग एक पैशन है तो वो हम परस्यू कर रहे हैं। तो आप एक बार जल्दी से पूरा नोट कर लो, फिर सर्विट्यूड में लिखता हूँ, तब तक एक बार वीडियो देख ले रहा हूँ प्रॉपर चल रहा है या नहीं, कभी कभी स्टक हो जाता है।
बस 1 मिनट में आया, ठीक है, बस आप लोग नोट करके लें। आई थिंक 5 या 6 पॉइंट्स हो गए थे। उस 5-6 पॉइंट्स के आगे आपको सर्विट्यूड लिखना है, ठीक है। सर्विट्यूड यानी टू सर्व दी सोसाइटी। सोसाइटी को मुझे क्या करना है फ्रेंड, सर्व करना है। और इस सोसाइटी को सर्व कर सकता हूँ मैं बेसिकली एक गुड ह्यूमन बींग बनकर, एक एनजीओ के माध्यम से भी कर सकता हूँ। बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कि बीइंग ब्यूरोक्रेट्स में कैसे इस सर्विट्यूड प्रिंसिपल को लाइफ में फॉलो कर सकता हूँ, एक इथिकल बिहेवियर फॉलो कर सकता हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जनरली जाने जाते हैं नेगेटिव एटीट्यूड के लिए, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं ब्यूरोक्रेट्स, इनिशिएटिव भी मैं डिस्कस करूँगा। बट जनरली जो माई बाप एटीट्यूड, लाइट एटीट्यूड रहा है ब्रिटिश टाइम पीरियड से, जमींदार महल वाली सिस्टम, रयत वाली सिस्टम था, कलेक्टर का ऑफिस हुआ करता था, और हाईएस्ट जो ऑफिसर रहते थे जनरली वो गोरे रहते थे, अंग्रेज लोग, ठीक है। हमारे जो सैनिक वगैरह रहते थे बेचारे, वो तो सेना मतलब उनको कहना चाहिए कि उतनी पोस्ट नहीं मिलती थी हाई, क्योंकि जनरली हायर जो पोस्ट थी उन पर अंग्रेजों को रखा जाता था, ठीक है। तो उनका एटीट्यूड लाइट एटीट्यूड रहता था, वो जनता की प्रॉब्लम को नहीं सोचते थे, समझते थे। एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन आज जो है वो लैकिंग था उस टाइम पर। तो किस तरीके से एक ब्यूरोक्रेटिक एपैथी को रिमूव करके प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए, आगे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब टॉपिक है हमारे सिलेबस में। तो आप एक बार सिलेबस को भी अच्छे से पूरा देख लेना, ठीक है। अभी बेसिकली इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस जो पहला टॉपिक है, इस पर 3 से 4 क्लासेस मुझे लग जाएंगी अभी आपको कवर करवाने में, ठीक है। और 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी लगभग। तो इसमें हम लोगों को एग्जाम्पल देना सर्विट्यूड में अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स के, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, वो सारे इनिशिएटिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला तो आप नोट करेंगे मेरे साथ, पहले मैं लिखते चल रहा हूँ फिर समझाऊंगा आपको पूरा, ठीक है। पहले पूरा छाप लूँ मैं यहाँ तक, ठीक है। तो पहला इनिशिएटिव है न्याय आपके द्वार। न्याय आपके द्वार इनिशिएटिव जो है प्रेम प्रकाश मीना जी का है, जो आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, यूपी कैडर। आईएएस ऑफिसर है यूपी कैडर, और इनका जो मेन मकसद है या जो मेन एम कहना चाहिए वो है कि घर घर जाकर जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लैंड रजिस्ट्री काम कर सकते हैं। लैंड रजिस्ट्री है किसी भी गरीब व्यक्ति की, तो घर पर जाकर उसको लैंड रजिस्ट्री प्रोवाइड कर देना। इनकम सर्टिफिकेट का कोई इशू है, कास्ट सर्टिफिकेट का कोई इशू है, तो सारी जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए किसी भी पुअर पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर ना काटना पड़े, जैसे कि पहले काटना पड़ते थे। पहले तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम जो भी कोर्ट है, रेक्टिफिज्म का बहुत ज़्यादा इशू चलता था। लाल फीताशाही आपने सुना होगा, एक फाइल रहती थी, उस फाइल पर एक लाल फीता बांध देते थे, जब तक मनी नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा। बट उस एटीट्यूड को बदलने के लिए प्रेम प्रकाश मीना जो आईएएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर के, उन्होंने एक मुहिम चलाई, ठीक है, न्याय आपके द्वार। तो मैं लिख देता हूँ क्या क्या उन्होंने करा है। तो लैंड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट,
लैंड रजिस्ट्री के बाद आप लिखना इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका राशन कार्ड हो सकता है। राशन कार्ड के लिए कई बार आप लोग जानते हैं विडो पेंशन का कोई इश्यू हो सकता है। कहने में हमको छोटी बात लग सकती है राशन कार्ड, बट आप लोग जानते हैं कि आज हम एक तरफ 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तो मना रहे हैं, बट 80 करोड़ जनता आज भी ऐसी है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 3 रुपये किलो वीट और 2 रुपये किलो राइस से अपना जीवन यापन कर रही है। कहीं ऐसे भी लोग होंगे जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। एक तरफ रिच पीपल तो रिचर होते जा रहे हैं। एज पर ऑक्सफैम रिपोर्ट 43% रिसोर्सेज कंज्यूम बाय टॉप 10% ऑफ पीपल, रिच पीपल, बट ज़्यादा तादाद जो है वो 2 वक्त की रोटी उनके पास नहीं है बेचारों के पास, ठीक है। और एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, मोर देन 27% जो पीपल है इंडिया में वो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे दबे हुए हैं। तो पॉवर्टी की आज भी इंसिडेंट या कंडीशन अच्छी नहीं है इंडिया, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे हम लोग जीरो पॉवर्टी एंड नो हंगर को अचीव कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को प्रमोट करना है, जीरो पॉवर्टी करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 नो हंगर को प्रमोट करना है, बट कैसे होगा? कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के अंदर इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर लेंगे या इक्वालिटी प्रमोट कर देंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 में कैसे इनइक्वालिटी को हटा देंगे? मुश्किल है ना भाई। तो ज़रूरत है कि एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रास रूट लेवल पर अगर होगा तो डेफिनेटली सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग ही सर्विट्यूड में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला आप लोग नोट कर लें जल्दी से, फिर दूसरा हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑपरेशन सुलेमानी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ऑपरेशन सुलेमानी आप नोट करें। ऑपरेशन सुलेमानी हंगर फ्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। आपके जो प्रशांत किशोर नायर IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने महाराष्ट्र या दिल्ली के एक उसमें महाराष्ट्र में, आई थिंक महाराष्ट्र में उन्होंने जो है हंगर फ्री डिस्ट्रिक्ट चलाया इनिशिएटिव स्कीम और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा चेंज, एक अवेयरनेस और एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला और हंगर फ्री हो गया वो डिस्ट्रिक्ट जो जिला था, हंगर फ्री हो गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई ये। प्रशांत नायर IAS ऑफिसर, हंगर फ्री डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ठीक है। यहाँ तक का आपने नोट कर लिया होगा। एक बार वीडियो की सेटिंग चेक कर लूँ फिर बढ़ते हैं आगे। फिर तीसरा जो इनिशिएटिव हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो कौन सा है? तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका हर्ष पोद्दार IPS ऑफिसर। हर्ष पोद्दार जाने जाते हैं बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस को कर्व करने के लिए। कोविड-19 में आप लोग जानते हैं किस तरीके की उथल पुथल मची थी चारों तरफ, और उस उथल पुथल को अगर कम करना था तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था एक इनिशिएटिव लाना कि EFIR मॉडल को हम चालू कर दें, ऑनलाइन जो है FIR हो सके, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिससे जो भी विक्टिम है उसको गिरफ्तार किया जा सके, फैमिली में पीस प्रमोट की जा सके, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो गए थे कोरोना के टाइम पर। एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन अलग ही था लोगों के अंदर।
हर्ष पोद्दार आईपीएस ऑफिसर जो हैं उनका क्लियर इंस्टीट्यूट यहाँ पर EFIR, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन जो FIR का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो हर्ष पोद्दार आईपीएस ऑफिसर ने क्या करा, डोमेस्टिक वायलेंस को कर्ब करा। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप, दिव्या मित्तल जी का एग्जांपल दे सकते हैं, आईएएस ऑफिसर नोन फॉर वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस। किस तरीके से मिर्जापुर में उन्होंने पूरी दिशा बदल दी, पानी को कंजर्व कर दिया, लोगों के पास प्रॉपर पानी मिलने लगा उनको। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल आप लोग नोट करो जल्दी से, रब करके और आगे बताता हूँ मैं। फिर अगली चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि एक एग्जांपल और आप लिख लें। आपके पी नरहरी आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के, और उन्होंने लाडली जो है लक्ष्मी योजना चलाई थी। उसमें 18 साल के बाद जो बीमा होता है लड़की का, उसको काफ़ी कैश अमाउंट लगभग 10 से 12 लाख रुपये मिल जाता है मैरिज के लिए, तो वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये 5 या 6 एग्जाम्पल है, ये अगर आप सब्स्टिट्यूट के अंदर लिखेंगे तो डेफिनेटली एक सही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट अच्छे से कर लिया होगा। अब जो सेकंड टॉपिक है उस पर मैं मूव कर रहा हूँ, और वो है वाई एथिक्स। एथिक्स की ज़रूरत क्या है। एथिक्स की ज़रूरत इसलिए है, सोसाइटी में एथिकल बिहेवियर क्यों प्रमोट करना है, जिससे जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, जेन जी हम जिसको बोलते हैं, वो भी सेम वैल्यू अडॉप्ट करें। क्योंकि जैसा प्रीवियस जनरेशन वैल्यू चलाएगी सोसाइटी में, वैसा ही आने वाली जनरेशन भी उन्हीं वैल्यू को अडॉप्ट करेगी। जैसे आज रसिया यूक्रेन में, इजराइल हमास में कितना सारा कन्फ्लिक्ट है वहाँ पर, अफगानिस्तान में इस तरीके से तालिबान का रूल था, तो उन लोगों ने जब इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, तो आने वाली सोसाइटी में भी जो है वायोलेंस प्रमोट होगा, एक रिवेंज का एटीट्यूड डेवलप होगा। क्योंकि मारिया मोंटेसरी की स्टडी ये बोलती है कि चिल्ड्रन का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा जिस तरीके का बिहेवियर वो देख रहा है। तो आज आप लोग जानते हैं कि रसिया यूक्रेन में, इजराइल हमास में लाखों की तादाद में लोग रिफ्यूजी क्राइसिस के माध्यम से दूसरे देश भाग रहे हैं, और दूसरे देश में भी कोई कंडीशन तो ठीक है नहीं, ना तो प्रॉपर उन लोगों के लिए कैंप हैं, ना ह्यूमैनिटेरियन एड उनको मिल रही है, और इस पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और रिफ्यूजी जो है वो भी कुछ खास कर नहीं पा रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो उसके चलते हम समझ सकते हैं कि मारिया मोंटेसरी जो स्टडी है, उन्होंने रिसर्च करी है कि चिल्ड्रन का बिहेवियर वायलेंट होगा, रसिया यूक्रेन इजराइल हमास का हम मान सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं रोज। एक पीस हारमोनी बेचारे इनोसेंट पीपल लाखों की तादाद में मर रहे हैं, तो कैसा उनको लगेगा रोज, एक रिवेंज एटीट्यूड डेवलप होगा, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा टेररिज्म और बहुत सारी गतिविधियाँ जो है प्रमोट हो जाएंगी। तो इथिकल होना इसलिए ज़रूरी है जिससे पीस, एक हारमोनी सोसाइटी में डेवलप हो सके, एक समन मोनम चीफ गुड डेवलप हो पाए। तो मैं पहला तो ये लिखूंगा कि वाई एथिक्स, तो एथिक्स इसलिए जिससे टू प्रमोट समन मोनम और चीफ गुड इन सोसाइटी।
दूसरा जो हम लोग कर सकते हैं इथिक्स की, वाई इथिक्स क्यों जरूरी है, तो इथिक्स इसलिए भी ज़रूरी है कि जो कास्ट कन्फ्लिक्ट है आपका, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारा एलिमिनेट हो जाए। जैसे मणिपुर का इशू का हम एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं कि मणिपुर में किस तरीके से कुकी मीती कम्युनिटी के कल्चरल कन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट के वजह से वुमेन को नेगेटिव पीरियड तक करा दिया गया। आई वॉज शॉक, कैसे हो सकता है भाई? एक तरफ तो आप 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रिसेंटली हमने मनाया है, बहुत बड़ी बड़ी बात है, पॉलिटिशियन करते हैं, सभी लोग करते हैं, बट आज भी वुमेन के राइट्स की हम लोग बात करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को एलिमिनेट करने के लिए हम बात करते हैं, जेंडर बजटिंग हम लोग प्रमोट करते हैं, वुमेन के राइट्स के एम्पावरमेंट की हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट वुमेन को नेगेटिव पीरियड तक कराया जा रहा है, और वो भी रूल ऑफ लॉ होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न होने के बाद, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होने के बाद, तो कंडीशन इज वेरी वेरी सीवियर। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि क्यों इथिक्स जरूरी है, जिससे टू प्रमोट और टू एलिमिनेट, वेदर आई शुड से टू एलिमिनेट कास्ट कन्फ्लिक्ट। कई बार मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स आपने देखने को मिले होंगे, मॉब लिंचिंग हो जाती है, खाप पंचायत राजस्थान का इशू, लोगों की नाक कटती तो फिर मतलब जैसे अगर शादी कर ली एक लड़के ने एक लड़की ने, और वो भी आपकी इंटरकास्ट मैरिज, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर प्रमोट हो जाता है वायलेंस, मार दिया जाता है लड़की लड़की को। तो इस तरीके की चीज़ अगर इथिकल एक बिहेवियर अगर है लोगों के अंदर, तो इसको कम किया जा सकता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ टू एलिमिनेट कास्ट कन्फ्लिक्ट, to eliminate caste conflict, religious conflict, maintain peace in society. तीसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, तीसरा मैं लिख सकता हूँ टू प्रमोट लॉ एंड ऑर्डर। अगर इथिकल बिहेवियर आपका है तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो मुझे और ज़्यादा एक्सपेंडिचर नए नए पुलिस स्टेशन खोलने के लिए, महिला पुलिस थाना खोलने के लिए नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा CCTV हर जगह लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेपिस्ट के केसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। बट कहना आसान है, आज तो आप लोग देख रहे हैं रिसेंटली अभी किस तरीके से एक CMO का इंसिडेंट रहा, 15 ईयर की लड़की के साथ उसने जो है रेप का केस कर दिया, वो भी डॉक्टर। अब डॉक्टर भी ऐसा काम करेंगे तो फिर ट्रस्ट किस पर रहेगा, तो वो वाली चीज़ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। लो एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस स्टेशन, CCTV कैमरा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। चौथा आप लिखेंगे कि इंटरनेशनल पीस, हारमोनी, वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग जो बात करते हैं उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी भी बात करती है ब्रदरहुड प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में। साथ ही साथ बात हम करें कि इंडिया जानी जाती है सैलेड ऑफ बॉल के लिए, नॉट अ मेल्टिंग ऑफ पॉट, यानी एक बाउल में गाजर है, मूली है, ठीक है, प्याज है, टमाटर है, वो सब कुछ अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देते हैं एक सैलड बनाने के लिए। सैलड में सारी चीज़ों की आइडेंटिटी समाई हुई है। वैसे इंडिया में अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन है, रेस हैं, सारी चीज़ें मिलकर जो है पूरी इंडिया को शेप दिया है, और सभी लोग एक ब्रदरहुड प्रमोट करें, फंडामेंटल ड्यूटी में बात की गई है। आर्टिकल 51A में इंटरनेशनल पीस की हम लोग बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग बात करते हैं, G20 समिट में वन नेशन वन अर्थ पॉलिसी को हमने फॉलो किया है। तो अगला पॉइंट मैं लिख सकता हूँ कि आज जो रसिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास के जो इंस्टांसेस हैं ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाए सोसाइटी से। तो मैं लिख सकता हूँ टू एलिमिनेट वायोलेंस इंस्टांस सच एज रसिया, यूक्रेन एंड इजराइल, हमास। एंड प्रमोट इंटरनेशनल पीस, या मैं कह सकता हूँ प्रमोट इंटरनेशनल पीस, या मैं क्या कह सकता हूँ प्रमोट वसुधैव कुटुंबकम। अब एक पॉइंट आप ये लिखेंगे कि अगर इथिकल बिहेवियर रहेगा तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। जो $3 ट्रिलियन का गोल है हमारा वो पूरा हो सकता है, और विकसित भारत का जो गोल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो अचीव हो सकता है।
इथिकल बिहेवियर रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड है 15 से 59 ईयर का, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाएंगे, जॉब करेंगे वहाँ पर एक अच्छे बिहेवियर के साथ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा इंडस्ट्री में, तो जीडीपी बढ़ेगा हमारे देश का, जो फाइनल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विस की वो प्रमोट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इथिकल बिहेवियर आल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग व्हाट, जीडीपी ऑफ नेशन। आगे लिख सकते हैं उसमें गोल ऑफ विकसित भारत विल बी कंप्लीटेड। क्या गोल होगा विकसित भारत का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो लिख लेना आप, ठीक है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स आप लोग लिख लो अभी जल्दी से। और वाई एथिक्स, इसी में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हो साथ में, ठीक है, क्योंकि दोनों टॉपिक जो है कंबाइन है, सेम ही थ्योरी है, कोई अलग से कोई नहीं है उसमें। साथ ही अगला पॉइंट आप लिख सकते हो टू प्रमोट रैशनल थिंकिंग थॉट प्रोसेस में, जो सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल ने बात की है। सॉक्रेट्स ने बोला एनएक्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, जैसी लाइफ आप जी रहे हैं उसको एग्जामाइन आप करें। शराब के नशे में धुत है, रोज गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है, तो वो लाइफ कोई लाइफ नहीं है, वो जीना कोई जीना नहीं है, क्योंकि जीने के लिए तो एनिमल भी जी रहे हैं। तो फिर ह्यूमन और एनिमल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बट आजकल तो कंडीशन ऐसी हो गई है कि ह्यूमन के पास इमोशन नहीं है, एनिमल के पास तो इमोशन है, बट ह्यूमन इमोशन लेस होते जा रहा है। जिस तरीके के कन्फ्लिक्ट सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, मॉब लिंचिंग देखने को मिल रही है, वायोलेंस देखने को प्रमोट हो रहा है, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट में वायोलेंस जैसे इंसिडेंट हरियाणा में देखने को मिले, उस तरीके से। फिर इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि रैशनल थिंकिंग थॉट में आपकी ट्रेडिशनल बिलीफ आप ना रखें, रैशनल थिंकिंग करें। सुपरस्टिशंस को आपको रेडिकेट करना है सोसाइटी से। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, उसको क्वेश्चन करने की एबिलिटी होना चाहिए, एक रैशनल थिंकिंग होना चाहिए, एक मोरल रीजनिंग होना चाहिए, एक विजडम अप्लाई कर पाएँ टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थिंग, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आगे जब मैं वर्चू एथिक्स पढ़ाऊंगा तो एरिस्टोटल का 7 सिन प्रिंसिपल में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। टच टेस्ट जो भी फिलोसॉफी उनकी रही है उसको हम लोग देखेंगे। तो 5 से 6 पॉइंट ये हैं, आप एक अलग पॉइंट ऐड कर लो, टू प्रमोट रैशनल थिंकिंग इन थॉट एंड एक्शन। ठीक है, एक मिनट वीडियो देख लेता हूँ सही चल रहा है सबकी नहीं। सो टू प्रमोट रैशनल थिंकिंग इन थॉट एंड एक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो 6 पॉइंट्स आप लोगों ने आई थिंक मुझे लगता है नोट कर लिए होंगे, ठीक है, आप कर लो जल्दी से। अब देखो आज मैंने जितना पढ़ाया है, आज ये 45 मिनट की क्लास है, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगली क्लास में मैं उसका आंसर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसको ज़रूर अटेम्प्ट करना। और इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन 10 से 15 वर्ड्स में लिखना, बॉडी आप लोग लिखना लगभग 60 से 70 वर्ड में, ठीक है, और या 100 वर्ड्स में लिखना, बॉडी वाला 100 वर्ड्स में लिखना, कंक्लूजन लिखना 20 वर्ड में, ऐसे करके कल लिखना। वीडियो पूरा जब आप देखोगे, अभी अपलोड हो जाएगा ये, तो इसका आंसर आप लोग लिखना, ठीक है। और कल की क्लास में जब मैं डिस्कस करूँगा उससे मैच करना कैसा आपने लिखा है। तो क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, अभी वीडियो हम लोग इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ पढ़ाना था आपको सब कुछ मैं समझा चुका हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। कल का लेक्चर हो सकता है 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का भी हो सकता है, बट आज इसलिए शॉर्ट है लेक्चर क्योंकि जो कुछ भी बात है मुझे बताना था वो मैं सब बता चुका हूँ। और एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, एथिक्स आंसर राइटिंग। हम डे 1 से ही आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते चलो, सीखते चलो और आंसर राइटिंग आप करते चलो। एक एक क्वेश्चन मैं डेली लूँगा जिसकी आप आंसर राइटिंग क्लास में ही देखेंगे। तो 44 क्लासेस टोटल हमको लगेंगे, इन 44 क्लास में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एथिक्स आंसर राइटिंग के साथ। जब ऐसा आप पूरा कर लेंगे तो 120 प्लस मार्क्स आपके लिए कोई नाइटमेयर नहीं रह जाएगा, राइट। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर।
क्वेश्चन यही है कि व्हाट डू मीन बाय एथिक्स, एथिक्स से आप क्या समझते हैं और क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है एथिक्स के। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना 150 वर्ड्स में आपको करना है। कल जब मैं क्लास लूँगा सेकंड लेक्चर की तो उसमें हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे जितना आज डिस्कस किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना 150 वर्ड्स का, और मुलाकात होगी कल हमारी जिसमें हम आगे का डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए। और जो भी आप लोग वीडियो देखें इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम पर हर जगह आप शेयर कर दें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि काफ़ी हमारे एफर्ट्स हो गए हैं। 1600 वीडियो अभी तक हम बना चुके हैं, बट सब्सक्राइबर हमारे 500 हमारे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ें, उसमें थोड़ा सा आप सहयोग करें और इस वीडियो को पूरा वॉच करें। आधा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरा वीडियो अगर आप वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आप 120+ ला सकते हैं। बशर्ते कि आप 44 वीडियो मैं लगातार दूंगा आपको अभी 1-1.5 महीने में, तो सारे आपको देखना है। और आंसर राइटिंग अभी से करना है, शुरुआत से 44-50 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग क्लास में मैं आपको करा दूंगा, तो 120+ आप आसानी से ला सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलूंगा मैं आपको कल एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।